जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर है जो जून से जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो मैथ्स का पहला जो प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही थी हम लोग की, तो उसका पहला पार्ट बन गया था दोस्तों। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न करा दिए थे। ठीक है, बचा हुआ हम लोग का लघुत्तरीय प्रश्न बच गया था दोस्तों। तो लघुत्तरीय प्रश्न में हमारे किस तरह के प्रश्न जो रह गए थे उसको हम आज पूरा करेंगे। ठीक है, उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है दोस्तों ये दो दो नंबर के होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, थोड़ा सा लंबा करके लिखना पड़ता है। ये तो मैथ्स है, मैथ्स में तो पूरा लगाना ही पड़ेगा सवाल को। लेकिन अगर इसके बजाय अगर सामाजिक आ गया, सामाजिक विज्ञान आ गया या साइंस आ गया या जो भी चैप्टर आ गया, हिंदी आ गया या जो भी आ गया, तो अति लघुत्तरीय में क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के यानी कि 2-4 लाइन 5 लाइन जो भी है इसके ऊपर हमें अच्छा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आइए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये जान के चलिए दोस्तों, ये मान के चलिए कि हम लोग का लगभग जून आखिरी और जुलाई के शुरुआत तक, ठीक है दोस्तों, यानी कि जुलाई के शुरुआत तक हमारा एग्ज़ाम जो है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो है 2024 का स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी 2023 वाला जो बैच चल रहा है स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, तो क्या दिया है, एक साइकिल ₹1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये कह रहा है कि एक साइकिल को यानी कि बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, जो जो दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से करना है दोस्तों, और आपको इस एग्जाम में, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, इसको हमें डिस्क्रिप्टिव करके बड़ा करके लिखना पड़ेगा, सही से डिस्क्राइब करके। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य जो हमारा है दोस्तों वो कितना है, 1800 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक साइकिल को 1800 रुपये में मैं बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का हानि हो रहा है। बात को समझिएगा दोस्तों आप सिंपल भाषा में। ठीक है, तो हानि कितना कह रहा है दोस्तों, हानि कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है। ठीक है, 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बेच रहा है 1800 में, इससे कहीं ऊपर दाम में वो खरीदा था, तभी वो क्या हो रहा है कि उसको 10% का हानि हो रही है 1800 में बेचने पर। जाहिर सी बात है कि यदि एक मोबाइल, इसको इस तरह समझिए, एक मोबाइल को यदि 5000 में आप खरीद रहे हो, ठीक है, और उसको 4000 में आप बेच दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आपको 1000 का हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो खरीदा मूल्य है और ये बिक्री वाला मूल्य है। ये खरीदा मूल्य है और ये बिक्री वाला मूल्य है। हानि किस केस में होता है, जब खरीदा वाला ज़्यादा हो और विक्रय वाला कम हो, तब हमें क्या होता है, हानि होता है। क्लियर है दोस्तों, तो इस बात से क्लियर हो गया होगा कि हानि किस केसेस में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब बात को समझिएगा कि यहाँ पे जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य 1800 दे रखा है, हानि इतना दे रखा है। अब पूछा क्या है कि क्रय मूल्य क्या है, पूछा है कि तो बताइए कि उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको 2 नियम बताऊंगा दोस्तों, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वही करना है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया, आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी कोई वस्तु खरीदी जाती है या बेची जाती है, ठीक है, पहले खरीदी जाती है उसको समझ लीजिए। जब भी कोई वस्तु क्रय की जाती है, क्लियर है दोस्तों, क्रय की जाती है तो वो क्रय हमेशा 100% पे होता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% पे होता है, या कोई भी वस्तु जितना उसका दाम या एमआरपी हो वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये बात आया है कि जब 10% की हानि हुई है, उसको बेचने में 10% की हानि हुई है, तो 10% की हानि यानी प्रतिशत तो 100% होता है। जब 10 की हानि होगी तो बचा कितना, रिमाइंडर 90%। यही 90% कितने के बराबर है दोस्तों, 1800 रुपये के, क्योंकि 1800 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हो रही है। अगर 100% होता तो जाहिर सी बात है उसका क्रय मूल्य होता है। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पे 10% की जो लॉस हो रहा है, अर्थात 90% जो है वो 1800 के बराबर है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 1% का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ऐकिक नियम बोला जाता है, ठीक है, चूकी वाला नियम। तो 90% बराबर इतना हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800 बटे के कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब 1% का दाम निकल गया तो यहाँ से 100% पे निकाल लेंगे, क्योंकि 100% पे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम काट लेंगे इसको, तो देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ 9 दूना 18 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो जब
अब 100% पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 का गुणा कर लेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से या इस नियम के माध्यम से हमारा आ गया 2000। ठीक है, अब एक बेसिक मेथड बताता हूँ जो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले में हमें क्या होता है दोस्तों, हानि बराबर देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य मान के चलते कि हमारा क्रय मूल्य x है, तो यहाँ हानि कितना हो जाएगा दोस्तों, हानि मैंने अभी बताया कि हानि कब होता है, जब खरीदा ज़्यादा में गया है और बेचा कम में गया है। मान लीजिए आपके पास एक गाय है, आप 10,000 में खरीदे और 8,000 में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है कि 2,000 का आपको लॉस हो गया। क्लियर है, तो देखिए खरीदा ज़्यादा में गया है तो ज़्यादा वाली वस्तु को कम वाली वस्तु में घटाएंगे, यानी बेचा गया कम में है तो इसको हम घटा लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया दोस्तों कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, ठीक है, हानि बटे के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है, 100 होता है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए हानि हमें दिया, हानि प्रतिशत दिया है कितना, 10%, तो यहाँ हम 10 रख लेंगे। हानि हमारा कितना आ गया, x माइनस 1800, तो x माइनस 1800 हो जाएगा, बटे के क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो क्रय मूल्य हम कितना माने हैं, x माने हैं, और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये x है, इसको उठा के इधर लाते हैं दोस्तों, जब इधर लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो इधर हो जाएगा 10x, ठीक है, 10x हो जाएगा। फिर उसके बाद उधर क्या बचेगा दोस्तों, इस 100 का हम x में भी गुणा कर देंगे, 1800 में भी गुणा कर देंगे, x में करेंगे तो 100x हो जाएगा, और माइनस 18 पर 3 जीरो पहले, 2 जीरो पहले है और 2 जीरो ये, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 जीरो। क्लियर है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये वाला चीज़ जो है माइनस में है तो इसको हम इधर लाते हैं, प्लस हो जाएगा, यानी 18 पर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 जीरो हो जाएगा बराबर, अब ये वाला प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 100x माइनस 10x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑलरेडी 90x बच गया हमारे पास, और यहाँ 18 पर 4 जीरो बचा। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधे x निकालेंगे तो 18 पर 4 जीरो, ठीक है दोस्तों, बटे के कितना हो जाएगा, 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और सीधे 9 से 18 को काट देंगे 2 बार, अर्थात x का मान जो है दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 पर 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, इतना रुपया हमारा हो जाएगा x का मान, तो x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास क्रय मूल्य। क्लियर है दोस्तों, तो ये नियम है इसको करने का। ठीक है, आसान तरीका तो देखिए, जो आप टेट सुपर टेट देने जाएंगे उसके लिए हम अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे होगा, लेकिन फिलहाल हमको जो डीएलएड में पेपर देने जाना है तो हमें इसी तरह से करना होगा, क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करके देखते हैं कि आप कैसे सवाल को किए हैं, स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है। क्लियर है दोस्तों, और जब आप सुपर टेट देने जाएंगे तो बहुत आसान ट्रिक मैं बताऊंगा, उसका अलग से जो टेट सुपर टेट की क्लास कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, और 2 नंबर लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे साथ वीडियो में बने हैं और मैथ्स और जितने भी हम सारे कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री करवा रहे हैं, कोई कहीं से कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कुछ अपडेट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में अभी हम लोग को जो समय है तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल मजे से जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 500 रुपये, तो देखिए हमें जो जो दिया है, पहले दोस्तों डीएलएड में पहले जो जो दिया है ना वो चीज़ लिखते हैं। तो हमारे पास जो मूलधन जो दिया है दोस्तों, मूलधन उसको हम लिखेंगे मूलधन यानी पी, प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है, 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया दिया तो 500 रुपया लिख लेंगे। उसके बाद समय कितना दिया है दोस्तों, जो समय दिया है हमारे पास, समय टाइम टी होता है, तो वो कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। ठीक है, 3 वर्ष, और जो दर दिया है दोस्तों वो 12% वार्षिक दिया है। वार्षिक मतलब क्या होता है, जो एनुअल होता है, जो वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ब्याज छमाही होता है, तिमाही होता है। ठीक है, कोई कोई ब्याज महीने में लगता है, जैसे कोई किस्त पे पैसा देता है तो कभी कभी महीने में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, हमारा वार्षिक है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा दर प्रतिशत है दोस्तों, दर प्रतिशत है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है हमारे पास, 12% क्या है, वार्षिक है। ठीक है दोस्तों, 12% वार्षिक है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज यानी क्या हो गया दोस्तों, साधारण ब्याज। ठीक है,
साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका नियम के आधार पे करना होगा। SI बराबर होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुणे R गुणे T, ठीक है दोस्तों, PRT बटे 100। ये चीज़ें याद रखना है। PRT क्या है? P फॉर क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर है, और T फॉर क्या है? टाइम यानी समय। क्लियर है दोस्तों? PRT क्या है ये जान लीजिएगा, PRT, ठीक है। PRT क्या है दोस्तों? P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर है, T फॉर टाइम यानी कि समय है, ठीक है। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज में चले जाइए चाहे साधारण ब्याज में, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो चीज़ हमें दिया है वो पुट कर लेंगे, ठीक है, इसमें रख लेंगे। तो देखिए हमें मूलधन कितना दिया है? 500 रुपया, तो हम 500 रुपया रख लेते हैं, ठीक है। गुणे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 12% है, ठीक है, तो 12% रख लेते हैं, ठीक। उसके बाद T फॉर टाइम, टाइम कितना दिया है? 3 साल दिया है, तो 3 रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बटे में नीचे कितना? 100 है। ये टोटल किसके बराबर है दोस्तों? SI के बराबर, यानी कि साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज के बराबर। तो अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, 60 में 3 का गुणा करेंगे 36 18 यानी 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 180 रुपया हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक चीज़ ये भी है दोस्तों, देखो जब हम लोग CTET या सुपर टेट का एग्जाम देंगे तो इसको कैसे करेंगे? इसको हमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों, बस सीधा सा निकालेंगे, RT% निकाल लेंगे। जैसे देखिए RT हमारा ये कितना है? ये हो जाएगा 12×36, 500 का 36% निकाल लेंगे, यानी कि 500 रुपये का 36% निकालेंगे, सीधे सीधे 2 जीरो कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, यानी 180 रुपया हो जाएगा। या फिर इसके अलावा और आसानी से करेंगे, जैसे इस 500 का सीधे 12% निकाल लेंगे, तो 1 साल का ब्याज होगा। और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, चाहे पहले वर्ष का हो, चाहे 10वें वर्ष का हो, चाहे 20वें वर्ष का, ठीक है। तो इसका सीधे हम क्या करेंगे, 500 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 रुपया हो जाएगा। और 3 साल का करेंगे तो 36 18 यानी कि 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको इस माध्यम से करना है, इसी माध्यम की पढ़ाई करेंगे, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ अच्छी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, दिया है हमारे पास x ब्रैकेट में y माइनस जेड ब्रैकेट बंद प्लस y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। देखिए इस तरह का हमें क्वेश्चन देगा, अलजेब्रा से रिलेटेड है दोस्तों, इस तरह का देगा, बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, इसको हमें करना है, इसे सरल करना है, सरल यानी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट तोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस। देखिए ब्रैकेट अगर लगा है, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 + 3 है, इसके बाहर 5 है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 5 का जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ये ब्रैकेट है दोस्तों, ठीक है, इसको हम छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, जब हम इसको हटाएंगे तो इस 5 का 2 में भी गुणा होगा, ठीक है, और इसी 5 का 3 में भी गुणा होगा, ठीक है। और ये जो सिंबल है वो सिंबल बीच में आएंगे। जैसे देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 गुना के 10 हो जाएगा, प्लस फिर इसके बाद 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से होगा। ठीक इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी प्रकार क्या हो गया है हमारे पास, x का y में गुणा हुआ है तो कितना हो गया, x का y में गुणा हुआ है तो कितना हो गया, xy, और x का z में गुणा हुआ तो xz हो गया, प्लस अब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, yz हो जाएगा, अब माइनस फिर कितना हो जाएगा, y का x में करेंगे तो yx हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस अब इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा, माइनस फिर गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ZY हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया। तो अब देखिए इसमें से क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ XY है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, XY है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये माइनस का XZ है,
और यहाँ पे जो जेड एक्स है वो प्लस का है, तो ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस प्लस है। ठीक है, अगर एक माइनस एक प्लस को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। ठीक है दोस्तों, अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वो जेड एक्स लिखा है या एक्स जेड लिखा है, बात एक ही है, चाहे आगे पीछे लिखा हो लेकिन एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ एक्स जेड है, यहाँ जेड एक्स है, तो वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, वाई जेड है प्लस में, और यहाँ एक्स जेड जो है कि क्या है, और यहाँ दोस्तों क्या है, जेड वाई है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, शून्य आ जाएगा, जीरो। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें कट गया, तो यही इसका सरल, आसानी से आप 2 नंबर इसको ले सकते हैं। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमारे डीएलएड एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, कह रहा है एक छात्रावास में, ठीक है दोस्तों, 50 छात्रों के लिए 40 दिनों के भोजन सामग्री है। ठीक है, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी। देखिए बात को समझिएगा, पहले कितने दोस्त थे, स्टूडेंट थे, 50। ठीक है दोस्तों, पहले जो छात्र थे वो कितने थे, 50। फिर उसके बाद कह रहा है कि 30 छात्र और आ गए, यानी 30 अगर और आते हैं दोस्तों तो वो टोटल छात्र कितने हो जाते हैं, 80। ठीक है दोस्तों, 80 छात्र हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यह है कि यहाँ अगर हम छात्र लिख लेते हैं, ठीक है, छात्र, और यहाँ हमें जो दिन, जो भोजन दिनों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं भोजन जो है कितने दिनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ छात्र देखिए, 50 छात्र जब थे तो 40 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 30 जुड़ गए यानी कि 80 हो गए, तो कितने दिनों के लिए होगा, तो हमें नहीं कोई डाटा पता तो हम x मान सकते हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो इस रेशियो के बराबर होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यानी 80/50। ठीक है, यानी 80/50, तो यहाँ हमें क्या हो जाएगा, 40/x हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हम ऐसे किए हैं, देखिए यहाँ बड़ा के साथ छोटा रखे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 40 होगा या x होगा। बात को समझिएगा, यहाँ 50 है दोस्तों, तो जब 50 छात्र थे तो 40 दिन के लिए भोजन था, लेकिन जब छात्र 80 हो गए तो यहाँ पे जो मान आएगा कितने दिन के लिए है, तो जाहिर सी बात है भोजन उतना ही, भोजन बढ़ाया नहीं गया है, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो कम आएगा। क्यों कम आएगा दोस्तों, जब खाने वाले ज़्यादा बढ़े तो कम ही दिन चलेगा ना खाना। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, तो यहाँ से बड़ा से छोटा और यहाँ भी बड़ा से छोटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका एक नियम है, जो आंतरिक संख्याएं होती है, जो इंटीरियर दोस्तों, इनका गुणनफल और बाह्य वालों का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार, तो यहाँ पे हम कर देंगे, यानी 80x बराबर हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 50 गुणे 40 बटे कितना हो जाएगा, 80। 40 दूना के 80 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 50 को तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब 25 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर 80 छात्र जब रहेंगे तो भोजन हमारा कितना दिन चलेगा दोस्तों, केवल और केवल 25 दिन ही चल पाएगा। 25 दिन के बाद फिर भोजन खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया चीज़ें। इसी तरह से हमें लिखना है, पहले वो लिखना है जो छात्र हमें दिया है, पहले 50 छात्र दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद 40 दिनों के लिए भोजन है, फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि 30 छात्र और बढ़ जाते हैं तो भोजन कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमें इसमें क्या करना, लंबा करके लिखना है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार, ठीक है दोस्तों, गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 13 सेमी है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि आयताकार, चीज को समझिएगा, आयताकार। ठीक है, आयताकार क्या होता है, अलग अलग आकार होते हैं, कभी वर्गाकार होता है, कभी आयताकार होता है, कभी त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, अलग अलग आकार हैं। ठीक है, तो देखिए बात को समझिए, कभी वृत्ताकार होता है, तो ये आयताकार क्या है, आयताकार होता है दोस्तों, आयताकार होता है जिसके आमने सामने की भुजा
बराबर हो, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आयताकार। क्या होता है दोस्तों, आयताकार। इसको हमेशा याद रखना है। और इसके लक्षण एक और होते हैं दोस्तों, इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 90 डिग्री। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, साथ में ये भी हो गया, ठीक है। यही इसके लक्षण हैं। इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे, चाहे इसकी बात कर ले, 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 सभी 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद आमने सामने की भुजा, यानी ये सबसे बड़ी भुजा, तो ये हमारी लंबाई हो गई, अर्थात ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी चौड़ाई होगी। क्लियर है। अब बात को समझिएगा, आप क्वेश्चन पे चलिए। कह रहा आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी इसका क्षेत्रफल हमें पहले ही दे रखा है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 117 वर्ग सेमी, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या किसी भी स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। अब इसकी लंबाई 13 सेमी है दोस्तों, लंबाई दे रखा है, कितना दिया है, 13 सेमी है, ठीक। तो कह रहा है गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, यदि हमें यहाँ पर दोस्तों आयताकार फील्ड यानी खेत या आयताकार किसी भी भुजा का यदि हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ रख कर इसका मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, यानी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे ये अगर लंबाई भी दिया है और चौड़ाई भी दिया है, आपको दोनों का मान दिया है, तो एक चीज ध्यान रखना होता है कि इसके जो मात्रक हैं, यानी ये भी क्या सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंबाई सेंटीमीटर में हो और चौड़ाई मीटर में हो, आप दोनों को गुणा कर दें और उसके बाद जो क्षेत्रफल आएगा वो सही होगा। नहीं दोस्तों, वो कतई सही नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर आपका 1 से 2 नंबर कट कर सकता है, ठीक है। वहाँ आपको बिल्कुल एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इनके डायमेंशंस को हमेशा ध्यान रखना है कि ये मीटर में है तो मीटर में दोनों को लेना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दोनों को लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई हमें दिया है दोस्तों, लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई हमें नहीं दिया है तो चौड़ाई को चौड़ाई ही लिख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल हमें दिया है 117, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए चौड़ाई बराबर निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये 13 इधर गुणा में है चौड़ाई के साथ, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो जो गुणा वाली चीज बराबर के अगले साइड जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, भाग बन जाता है। क्या बनता है, भाग बन जाता है। तो 13 जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 117 बटे के कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अब 13 को इससे भाग देंगे, ठीक है। तो अब चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 117 भागे 13, ठीक है। अब 13 से भाग देंगे तो देखिए कितनी बार में कट रहा है, तो ये 9 बार में कटेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 13 नवा 117 होता है, ठीक है। 13 नवा, अगर 13 का हम 9 बार गुणा करेंगे तो 117 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी चौड़ाई का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 9 सेमी हो जाएगा, ठीक है, और लंबाई 13 सेमी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। इसी तरह से आपको आयताकार की जगह वर्गाकार दे सकता है, त्रिभुजाकार दे सकता है, वृत्ताकार दे सकता है, अलग अलग आकृतियां देता है दोस्तों। हम डीएलएड में जो है कि 3rd सेमेस्टर और जो 1st सेमेस्टर है, दोनों का हम कोर्स कराएंगे, तो इसमें हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे ना दोस्तों। क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो क्षेत्रमिति में हम सारा कुछ A to Z, कोई भी आकृति हो, चाहे वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, ट्रिपेजियम हो, चाहे आपको किसी भी रोम्बस हो, समचतुर्भुज हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, सारा कुछ निचोड़ बताएंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जो डायगोनल होता है, ठीक है, डायगोनल यानी विकर्ण, तो विकर्ण के बारे में भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये विकर्ण के बारे में जब भी पूछता है दोस्तों, पूछता है विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, तो ये हमेशा सदैव 90 डिग्री पे काटते हैं। कभी कभी विकर्ण का मान दे देगा, लंबाई या चौड़ाई एक का नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हमें क्वेश्चन करना है हमने आपको, और अपने आप को जून तक बिल्कुल तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है
और उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है दोस्तों जो 270 मीटर लंबी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी है तो जाहिर सी बात है लंबी होगी दोस्तों, रेलगाड़ी तो काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, रेलगाड़ी तो काफ़ी लंबी लंबी होती है। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी है दोस्तों, चीज़ को समझिएगा, ये रेलगाड़ी है। अब ये कह रहा है कि 270 मीटर रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पॉइंट डिनोटेड, जो पॉइंट अच्छी वाली चीज़ होती है दोस्तों, जो पॉइंट वाली चीज़ होती है उसको पार करने में केवल ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ता है। जैसे कि खंभा हो गया, ठीक है दोस्तों, खंभा हो गया। ठीक है, अब कोई पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, व्यक्ति हो गया। ठीक है, व्यक्ति हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गया, खंभा हो गया, कोई पेड़ हो गया, कोई व्यक्ति हो गया। ठीक है, या कोई सिग्नल हो गया। ठीक है, सिग्नल कभी कभी दे देता है, सिग्नल हो गया, तो ये भी एक खंभा पेड़ की तरह ही है। अब इस तरह की चीज़ें चाहे खंभा हो या पेड़ हो या व्यक्ति हो या सिग्नल हो, तो इनकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो नहीं लिया जाता है, यानी इनकी लंबाई नगण्य माना जाता है, बिल्कुल नहीं माना जाता है। अब मान के चलिए कि ये ट्रेन ऐसे चल रही है, इधर की तरफ चल रही है और ये एक खंभा लगा हुआ है, तो ट्रेन जब पार करेगी दोस्तों तो ये खंभा का बहुत डायमेंशन नहीं माना जाता है, तो ये ट्रेन अपने लंबाई के बराबर ही दूरी चलनी पड़ेगी। यानी 270 मीटर है तो 270 मीटर ही इसे चलना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, अब बात समझ में आ गया। इस तरह की चीज़ों को जब पार करेगा, इसके अलावा दोस्तों जब कोई ट्रेन, जब कोई किसी सुरंग को पार करती है, ठीक है, सुरंग को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी यानी कि पुल को पार करेगी, ठीक है, या नदी को पार करेगी या समुद्र को पार करेगी, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, या किसी सुरंग को पार करेगी, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों उसको इसकी लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए एक सुरंग है 90 मीटर का या 2 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का, ठीक है, ब्रिज, हावड़ा ब्रिज या बड़े बड़े ब्रिज होते हैं जो लंबे ब्रिज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ भी दूरियां कवर करनी पड़ती है। नदी हो गई, कितने किलोमीटर लंबी नदी है तो वहाँ पे भी उसको दूरियां, नदी की भी दूरी हो जाएगी, समुद्र को पार करेगी तो उसकी भी अपनी दूरी हो जाएगी। तो यानी इनकी दूरी प्लस ट्रेन की दूरी दोनों के बराबर दूरी इनको पार करने में लगेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, केवल और केवल उस ट्रेन को अपनी जितनी दूरी है, जो जितनी लंबाई है, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को पार करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 270 मीटर, ठीक है दोस्तों, 270 मीटर लंबी ट्रेन है। अब दिया है हमें और कितने सेकंड में, टाइम कितना ले रही है दोस्तों, टाइम यानी जो समय लिया है वो 9 सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में। तो देखिए हमारे पास होता क्या है कि चाल बराबर जो होता है दोस्तों वो दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दूरी क्या है दोस्तों, दूरी हमारे पास 270 मीटर है, क्योंकि हमने जब बताया दोस्तों कि इस कंडीशन में जब कोई खंभा को पार करे, पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे या सिग्नल को पार करे, तो इसी कंडीशन में ट्रेन को उसको पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, जो कि 270 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और समय कितना ले रहा है दोस्तों, 9 सेकंड, यानी कि 9 सेकंड। अब इसको काटेंगे, चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 अर्थात 30 हो जाएगा। तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड, जबकि हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब भी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ठीक है, तो एक चीज हमारा याद रखिएगा, एक तो नियम होता है कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, इसको हम गुणा कितना का करेंगे, इसमें हम गुणा 18/5 का कर लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा पहले दिया है दोस्तों, अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसका उल्टा का गुणा करते हैं, यानी 5/18 का गुणा कर देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों, समझ के कीजिएगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसको अपना नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करते हैं तो यहाँ 18/5 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर इसके विपरीत यदि हमें किलोमीटर दिया है और मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड आ गया है लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बताया था दोस्तों, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है
दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि इसमें 5 का टेबल याद रखिए, ठीक है, और यहाँ कितना 18 का टेबल याद रखिए। देखिए हमें मीटर प्रति सेकंड में कितना दिया है, 30 दिया है दोस्तों। कितना दिया है, ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड में कितना दिया है, 30 दिया है। और यहाँ पे कितना हमें आएगा ये निकालना है। तो देखिए इसका देखें कितनी बार में कट रहा है, 6 बार में, यानी 6 5 30 हो रहा है। तो 18 में गुणा 6 का कर देंगे, 18 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में बोला है दोस्तों। यदि आप इतना आंसर छोड़ देते हैं, आगे किलोमीटर प्रति घंटा नहीं निकालते हैं, तो एग्जामिनर आपके नंबर को काट सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन आपको डीएलएड में इस तरह से लिख के करना है दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। ये आपको जब करना है दोस्तों, जब आप स्टेट या सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, डीएलएड में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें तो आपको फूल के ऊपर दिया है, लेकिन कभी कभी आपको क्रिकेट का बल्ला या फिर अन्य किसी भी रनों का संख्या या किसी अन्य चीज की कुछ भी दे सकता है। तो इसको क्या करता है, पिक्टोग्राफ से दोस्तों प्रदर्शित करने को कहता है। तो क्या होता है पिक्टोग्राफ, वो आप लोग को समझाता हूं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, जिसे पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके एग्जाम में दिया रहेगा और इस तरह का दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है दोस्तों कि ये गुलाब के जो फूल के जो पौधे हैं वो 300 है, गेंदा के कितने 250 है, और जूही के कितने हैं दोस्तों 100, डहेलिया के कितने हैं 150 और रजनीगंधा के 450 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक रेशियो और मानक लेके करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो फूल अगर हम सजाने लग जाएंगे जो बना के, तो हमारे जो कॉपी मिलती है जो एग्जाम में, वो बहुत लंबी नहीं मिलती है कि मतलब बहुत लंबा पूरा बनाते चले जाए, और इतना समय भी नहीं बचता है हमारे पास। तो यहाँ करना क्या है, पहले तो हमें मानक मान लेना है, ठीक है दोस्तों। मानक ये मानना है कि हम सबको 10-10 कम कर लेते हैं, यानी कि इसको 30 मान लेते हैं, इसको 25 मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना मान लेते हैं दोस्तों 10 मान लेते हैं, और यहाँ 15 मान लेते हैं, सबको 10 से भाग दें, यानी ये कितना हो जाएगा 45 हो गया। अब इनका जो एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। जो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि एक बात याद रखिएगा, इसमें हमें यदि मान के चलिए, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ दोस्तों, गुलाब का फूल का बताऊंगा, तो हमें एक फूल के बराबर 5 फूल मान के करना है। इस तरह का मान के चलिए कि अगर हमें गुलाब का फूल बनाना है, ठीक है, इस तरह का हमने गुलाब का फूल बना लिया, तो हम यहाँ रेशियो रखेंगे कि एक गुलाब का फूल जो है दोस्तों, ठीक है, एक गुलाब का फूल जो है वो कितने फूल के बराबर है, वो 5 के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार एक बनाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा। देखिए तो अब ये है 30 दोस्तों, और 6 हो जाएगा तो 6 5 30, अर्थात ये पूरा हो गया। गुलाब के बाद अब इसी तरह से गेंदा का बनाएंगे, ठीक है। अब गेंदा का बनाएंगे तो यही पिक्टोग्राफ है दोस्तों, इसी ग्राफ से अब गेंदा में कितना बनाना है 25, तो 25 को यानी एक को 5 माने हैं, तो अर्थात कितना बनाना है 5 बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें बना देना है 5, ठीक है, इस तरह से। यहाँ एग्जामिनर आपसे समझना क्या चाहता है, आपके विचारों को समझना चाहता है कि जब बड़े से बड़े चीज़ों को छोटे से छोटे जगह पे एडजस्ट करना है, तो या उसको किसी न किसी सांकेतिक भाषा में लिखना है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, यही एग्जामिनर आपके दिमाग और बुद्धि को परखना चाहता है, ठीक है। जैसे पूरे विश्व का मैप आप छोटे से एक पेज पे देखना चाहते हैं, तो वो किस तरह का दिखेगा। हालांकि ये कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको छोटे से छोटे अनुपातिक मान में लेके चलते हैं दोस्तों, तभी ये पॉसिबल हो जाता है। इसी प्रकार ये भी पिक्टोग्राफी हमें अनुपातिक मान में ही लेके चलना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये गेंदा वाला समझ में आ गया होगा। कितने बनाना 3 हो गया, और उसके बाद कितना 4 हो गया, उसके बाद कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, क्योंकि एक को मैंने एक यूनिट को 5 माना है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों जूही हो जाएगा, ठीक है। तो जूही हो जाएगा, तो देखिए जूही को जब करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 को जब एक को 5 माना है, तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बना देंगे। इसी तरह से इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सारा कुछ बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इन सब का नोट्स बना लीजिएगा। इसी तरह के एग्जाम दोस्तों आप लोग के जो है कि पेपर में लिखने वाले हैं,
और समय बहुत अच्छा है दोस्तों, इस समय चुनाव का माहौल है, जो कि आपको पर्याप्त, गर्मियों का दिन चल रहा है, पर्याप्त पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल अपने समय को गवाइए मत और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआत में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो 2023 से 25 वाला बैच है उसका, और उसके बाद दोस्तों जो है कि थर्ड सेमेस्टर का, इन सब का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहिए, नहीं तो दोस्तों बैक लगते समय नहीं लगती। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।